अंडरस्टूड, लेकिन वो बोल मतलब शायद सेंटेंस में वो ना बोला जाए। हम्म। मतलब यह तो उसका स्वभावतः हम्म। है ना। हम्म। देखिए, हमारी जो ये पूरी देह है ना, इस देह को ये जो अधिचर्म है, जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है ना चमड़ी, हम्म। इसने पहले से आवृत कर रखा है ना। हम्म। तो ये आवर्तन तो सभी के लिए है। जीव मात्र को उसकी बाहरी अधिचर्म ने ढक ही रखा है। हम्म। फिर भी इसको इस स्थिति में हम सभी को नग्न ही कहते हैं। तो इसको भी आवर्त करने के लिए वस्त्र पहना जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रकृति में ने हमें आवरण दिया, वह तो सभी के पास आवरण है, परंतु उसके ऊपर भी एक आवरण पहना जाता है, तब उसको वस्त्र कहा जाता है। फिर कहते हैं कि हाँ, ये थोड़ा सभ्य है। तो वो तो डिफॉल्ट है। इसके बिना तो क्रिया घटित ही नहीं हो सकती। जिसके बिना क्रिया घटित ही नहीं हो सकती, वो क्रिया होने मात्र के लिए अभिष्ट है। तो वो भाव की स्थिति है। वहां आपको क्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। कितना चाहिए कि जितना क्रिया के लिए घटित हो जाए। एक व्यक्ति है जो दो समय भोजन करता है और उसी से उसकी सारी जीवन चल जाता है। तो बताइए, उसको अपन कहेंगे क्या कि इसको कोई शौक मौज है? उसको कोई अतिरिक्त कुछ चाहिए, ऐसा कह सकते हैं क्या हम कि ये हम्म। तो बहुत साधारण व्यक्ति है जी, बस भोजन मिल जाए, उसके अतिरिक्त इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। परंतु कोई उसमें रिक्वायरमेंट डालने लग जाए कि मुझे भोजन में यह यह अभिष्ट है, तो अब कहेंगे उसकी भोजन में कुछ विशेष इच्छाएं हैं। नहीं तो वो कहेगा, बैठेगा, भोजन बना, परोसा, भोजन कर लिया। वैसे ही जो क्रिया स्वभावतः घटित होनी है, उसके लिए मिनिमम पैरामीटर्स जो है वो क्या क्या है? देश और काल। कोई न कोई देश होगा जहां क्रिया घटित होगी, कोई न कोई काल तो होगा ही, कोई अवधि तो होगी जो उसको घटित होने के लिए अनिवार्य है। और भाव उसका स्वभावतः है। भाव हो गया, उसके बिना तो क्रिया घटित होगी ही नहीं थी। और जब जाने की क्रिया होगी, उस समय कोई न कोई मार्ग तो होगा ही। तो ये मिनिमम पैरामीटर्स है। उसने अतिरिक्त कुछ नहीं चाहा है। इसलिए ये क्रिया मात्र के घटित होने की अनिवार्यता है, अनिवार्य मापदंड है। ठीक है जी। ये बात समझाएंगे प्रोबा में। चलिए आगे चलते हैं। नागेश कहते हैं कि देखिए, भाष्य का यह वचन कर्म संज्ञा का विधान नहीं कर रहा है, यह तो फलितार्थ कथन है। कैसे जाने कि ये वचन कर्म संज्ञा का विधान नहीं कर रहा है? तो ही शब्द घटित तत्वात्। तो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने ही शब्द कहा है। कहाँ कहा है? ऊपर देखिए, बोल्ड लेटर में लिखा है, काल भावा ध्वन गंतव्य कर्म संज्ञा यह। ये जो यह लिखा है ना, ही अकर्मणाम देशश्च, ये ही शब्द, यह ही शब्द प्रसिद्धार्थक है। ही शब्द घटित वाक्य में भूतानुवाद किया जाता है, नया विधान नहीं किया जाता है। इतना ही है, मतलब इतना तो है ही। इतना ही है मतलब जो पहले से दिख गया, उसी को लिमिटेड बताने के लिए अपन कहते हैं ही शब्द। तो क्या कहते हैं? जो पहले से है, उसी को बताने के लिए ही शब्द प्रयोग किया जाता है, नया नहीं। अतः काला भाव ध्वन गंतव्या कर्म संज्ञा या कर्मणाम देशश्च। यह वचन कर्म संज्ञा का विधान करने वाला कोई वचन अथवा वार्तिक नहीं है। यह तो कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म से की जाने वाली कर्म संज्ञा का अनुवादक वचन है, अथवा न्याय मूलक भाष्य सम्मत इष्टि है। मासम आस्ते देवदत्त इत्यादि वाक्यों का अर्थ होता है, देवदत्त
आसनेन मासम व्याप्नोति। जब मासम आस्ते देवदत्त हम कहेंगे तो वहां अर्थ ये होगा कि देवदत्त एक मास तक, एक मास तक आसन को व्याप्त करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 30 दिन तक लगातार आसन पर ही बैठता है, नहीं, 30 दिन तक एक निश्चित अवधि में प्रत्येक दिन आसन पर बैठता है। जैसे कि हम रोजाना इस समय यदि अभ्यास करते हैं तो हम, यदि ये नियमित चलता रहे तो कहेंगे जी हम 2 महीने से 3 महीने से पढ़ रहे हैं। तो उसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि हम 3 महीने लगातार पढ़ते रहे। प्रत्येक दिन एक निश्चित अवधि तक हम इस समय पढ़ते रहे, वो मासम आस्ते हो गया। तो अतः आस आदि धातुओं का अर्थ है स्वकरण, स्वकरणक व्याप्य अनुकूल व्यापार। स्वकरणक मतलब स्वयं के करण से, ठीक है ना। कैसे कहा आगे, व्याप्य, व्याप्य अनुकूल व्यापार, अपने कर्णों से उस अवधि तक व्याप्त, व्याप्ति को अनुकूल व्यापार करना। इस व्यापार का फल है व्याप्ति और इस फल का आश्रय है मास। इस व्यापार का फल क्या है, व्याप्ति, और फल का आश्रय है मास। क्या कहा उन्होंने, दो बातें कही है। व्यापार क्या है, व्याप्ति, व्याप्ति मतलब उतने अवधि तक कोई करना, उस अवधि तो ऑक्यूपाई करना। तो रोजाना ये काम होता है। तो हम देखिए अभी क्या हुआ, हमने 7:49 से कक्षा शुरू की, तो अब 40 मिनट तक ये चलेगी। तो हमने हमारे इस अपने अपने स्थान पर बैठकर कितनी अवधि को व्याप्त किया, कितनी अवधि को व्याप्त किया जी, 40 मिनट। 40 मिनट। तो हमने क्या किया, इस अवधि को व्याप्त करने के अनुकूल व्यापार किया। हम बैठे रहे जी, कभी कोई बात नहीं समझ में आती है तो भी पेशेंसली बैठे रहते हैं कि आ जाएगी बाद में। तो हमने क्या किया, इस अवधि को व्याप्त करने का, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है जी, चलिए फिर क्या आ गया, इस व्यापार का फल है व्याप्ति और फल का आश्रय है मास। अब बताइए, जो आपने व्याप्ति की उसको धारण किसने किया, उसको धारण मास ने। किसने की। हाँ, यहाँ मास अवधि धारण करती है, वो अवधि, कहीं मास होगा, कहीं सप्ताह होगा, कहीं पक्ष होगा, कहीं वर्ष होगा। अब आप लोगों को भी प्रायः 1 वर्ष के आसपास हो जाएगा पढ़ते हुए, या कम होगा। हम्म। तो वह बात की। फिर अतः जब आस्ते का अर्थ आसन करणक व्यापार होगा तब मास प्राकृत अर्थात स्वाभाविक कर्म, नया शब्द आया है, ध्यान दीजिए, स्वाभाविक कर्म बन जाएगा। और उसकी कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म से ही कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होगी। जब आस्ते का अर्थ केवल आसन होगा तो अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी होगी, मासे आस्ते, आगे आएंगे ये सूत्र। इसीलिए भाष्य में समाम समाम विजायते का विग्रह किया है, समायाम समायाम विजायते। अतः मास की कर्म संज्ञा तो कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म सूत्र से ही सिद्ध होने के कारण यह प्राकृत संज्ञा है, यह वचन तो उसका अनुवाद मात्र है। इसी प्रकार क्रोशम आस्ते को जानिए। अतः देवदत्त मासम आस्ते, देवदत्त क्रोशम आस्ते, ये कर्म कटम करोति सकटम करोति के समान प्राकृत कर्म ही है, इसलिए ये धातु अकर्मक नहीं है। अब देखिए, अब पेच लाना शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं आस धातु तो क्या है, अकर्मक है, और यहाँ पर कटम करोति सकटम करोति से इसमें ये बात आ गई चटाई, ये चटाई भी कर्म है। तो फिर अब आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, फिर अकर्मक सकर्मक में भेद कैसे बताएंगे।
अब बता रहे हैं। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि सभी अकर्मक धातुओं के योग में अंतर्भावित व्यापार आदि क्रियांतरों से काल भाव गंतव्य अथवा और देश की कर्म संज्ञा होती है। तो अकर्मक धातुओं का कर्म कौन होता है? जिसके बिना कर्म संपादित क्रिया संपादित नहीं हो सकती, जो उसका स्वाभाविक कर्म है वही अकर्मक धातुओं का कर्म होता है। ठीक है जी। तो क्या कहा? काल भावाध्वदेशा नाम अंतर्भूत क्रियांतरैः सर्वैर कर्मकैर्योगम कर्मत्वम उपाय उपजायते। इसको स्वीकार करने से अकर्मक धातुओं के समान सकर्मक पच आदि धातुओं में भी कालादि कर्म हो सकते हैं। इनमें ओदन आदि एक कर्म पहले से रहने पर भी तुल्य न्याय से काल आदि भी कर्म होकर इनकी द्विकर्मता सिद्ध होती है। अब इसका मतलब तो हो गया प्रत्येक सकर्मक धातु द्विकर्मक हो जाएगी और कोई धातु अकर्मक रहेगी नहीं, ऐसी स्थिति बन रही है ना। अब जिनको हम अकर्मक धातु कह रहे हैं उनका भी स्वाभाविक कर्म तो कर्म ही होगा, हम्म है ना। ये पेच समझते जाएंगे तो अपन इस पाठ का मुख्य उद्देश्य समझ पाएंगे। तो हम्म अभी नया शब्द क्या आया है? स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक कर्म क्या है? जिसके बिना कर्म का संपादन असंभव है, हम्म जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती, है ना। हम्म वह तो है स्वाभाविक। वह अकर्मक में भी होता है, सकर्मक में भी। पर सकर्मक में उस स्वाभाविक कर्म के अतिरिक्त एक कर्म होता है। हम्म अकर्मक में क्या होता है? केवल स्वाभाविक कर्म। सकर्मक में क्या होता है? इन जो स्वाभाविक कर्म का है, द असेंशियल कर्म जो का है, उसके हम्म अतिरिक्त भी कोई कर्म होता है। इतना इतना अपने को अब थोड़ा समझ में आने लगा है। फिर क्या कहते हैं? इनको स्वीकार करने से अकर्मक धातुओं के समान सकर्मक पच आदि धातु भी कालादि कर्मक हो सकते हैं। इनमें ओदन आदि एक कर्म पहले से रहने पर भी तुल्य न्याय से काल आदि भी कर्म होकर इनकी द्विकर्मता। तो सही बात है। तो प्रत्येक सकर्मक धातु के क्या होता है? एक स्वाभाविक कर्म होता है और एक उसके अतिरिक्त कर्म होता है प्रत्येक सकर्मक में। ठीक है जी। फिर कहते हैं यथा देवदत्त मास मास मोदनम पचती। तो वो महीने भर तक ओदन पकाता है। तो इसमें इसका अर्थ क्या हो गया? पाके न मासम व्यापनोति। पाक क्रिया के द्वारा वो मास का व्यापन करता है। सही बात है। यह कर्म संज्ञा भी कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म से हो ही जाती है। और अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अद्वाच कर्म संज्ञकम इति वाच्यम। यह वचन कर्म संज्ञा विधायक नहीं रह जाता, है ना। अब बताइए, अब वो पेच फंसाने वाले। यदि यह अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अद्वाच कर्म संज्ञकमिति वाच्यम कर्म संज्ञा विधायक होता तो अकर्मक धातुओं के योग में ही कर्म संज्ञा होती। पच इत्यादि सकर्मक धातुओं के योग में काल इत्यादि की कर्म संज्ञा न हो पाती। प्रश्न होता है कि जब मासम आस्ते में आसन करण व्यापन अर्थ मानकर मास की कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म से ही कर्म संज्ञा हो जाती है, तो कटे आस्ते में क्यों नहीं होती? इस पर प्रदीप कारकेयट कहते हैं कि प्रयोग नियत विषय वाले होते हैं। कटे आस्ते में आस धातु का अर्थ आसन मात्र है, व्यापन नहीं है। अतः कट की कर्म संज्ञा नहीं होती। सकर्मक अकर्मक धातुओं को कैसे पहचाने? नाउ अब इस पूरे के पूरे जो भूमिका बनाई ना, अब उसका लक्ष्य हमारे सामने आ गया। अब देखिए स्थिति अभी तक कितनी सी स्थिति हुई है। एक स्वाभाविक कर्म होता है जिसके बिना क्रिया का संपादन संभव नहीं होता है। वो स्वाभाविक कर्म क्या क्या स्थिति होती है? तो कोई भी क्रिया के संपादन के लिए क्या होगा? कोई न कोई अवधि तो लगेगी ही उसको संपादन करने के लिए। तो काल। स्वाभाविक कर्म क्या होगा? काल बोलिए। काल। और क्या होगा? उस क्रिया देश के घटन के लिए उसको कोई स्थान तो चाहिए ना, तो हम्म वो देश। हम्म और क्रिया का स्वाभाविक अर्थ क्या होता है? भाव। हाँ और यदि जाने की क्रिया है
तो उसके लिए कोई न कोई अथवा तो निश्चित होगा ही मार्ग, हम्म। किसी न किसी मार्ग पर। तो ये उसके स्वाभाविक क्रिया है, कर्म है। हम्म। तो ये स्वाभाविक कर्म तो क्रिया मात्र में रहेंगे। तो जिसमें केवल यही रहते हैं, यही रहते हैं, इनके इतर कोई कर्म नहीं रहता है, उनको कहते हैं अकर्मक धातु। और जिनमें इनके अतिरिक्त भी कोई कर्म होता है वो सकर्मक धातु हम्म। है ना। अब इसका डिस्कस निष्पत्ति को वो हमारे सामने लाएंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट है। अब समस्या यह है कि जब अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव और गंतव्य मार्ग की कर्म संज्ञा हो गई, तब तो ये सारे अकर्मक धातु तो देश काल भाव और गंतव्य अथवा में सकर्मक ही हो गए, क्योंकि प्रत्येक क्रिया किसी न किसी देश में और किसी न किसी काल में ही होती है। अतः ये देश काल आदि तो सभी धातुओं के कर्म होते हैं। जब देश काल आदि सभी के कर्म बन गए, तब इन देश काल आदि कर्मों के रहते हुए अब कोई भी धातु अकर्मक नहीं बचा। आ गई ना बात। न च हम्म। केचित कालाभावाद ध्व कर्म काहा। जब कोई भी धातु अकर्मक नहीं बचा, न च केचित कालाभावा कर्म काहा, जब कोई भी धातु अकर्मक नहीं बचा, तब व्याकरण शास्त्र में जो कार्य अकर्मक धातुओं को कहे गए, जैसे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द शब्द कर्मा अकर्म काणामणि कर्ता सनो, ये आगे आएगा। कर्मणि च भावे चा अकर्म केभ्यः गत्यर्थ कर्मक श्लिष शिंगस्थासा। ये सारे सूत्र उन्होंने बता दिए अकर्मक धातुओं के, अकर्मकाच। फिर ये क्यों बनाए भाई, जब स्वाभाविक कर्म सब में है तो ये सूत्र किसको कहेंगे। इसके लिए यहाँ भाष्यकार हमें सकर्मक अकर्मक धातुओं को अलग अलग करके पहचानने की विधि बतलाते हैं। वे कहते हैं ये न कर्मणा सकर्मकाश्च अकर्मकाश्च भवन्ति तेना अकर्मकाणाम न चे। क्या कहा, जो सकर्मक में भी है और अकर्मक दोनों में ही कर्म होता है, उसको आप क्या मानिए, अकर्मक मानिए। न चैतेन कर्मणा कश्चिदप्यकर्मकः अवन। फिर क्या कहा, अथवा यत कर्म भवति न च भवति तेना अकर्मकाणाम न चैतत् कर्म क्वचिदपि न भवति। एक लाइन पढ़ रहा हूं ध्यान से। जिस कर्म के रहने से धातु सकर्मक और अकर्मक बनता है, ऐसा कर्म जिन धातुओं का नहीं होता है वे धातु अकर्मक होते हैं। मतलब जब स्वाभाविक कर्म के इतर कोई कर्म नहीं होता है, जो असेंशियल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, उसके इतर कोई कर्म नहीं होता है, उनको तो अकर्मक कहते हैं। और जिनमें इनके अतिरिक्त कर्म होता है उन्हें क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। ये यहाँ भाष्यकार ने निष्पत्ति